नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रीट का जो सिलेबस है उसमें चेंजेस हुआ है। पहले एनईपी 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इंक्लूड नहीं था, ऐड नहीं था। अब जो आपका रीट 2025 या फिर 24-25 आप कह सकते हैं, उसमें जो आपका सिलेबस दिया है उसमें आपका एनईपी 2020 को ऐड कर दिया है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे संबंधित प्रश्न आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए वीडियो है। बाल विकास का ये वीडियो है और इसमें हम एनईपी 2020 के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात करेंगे। अच्छे प्रश्न में लेकर आया हूं, 50 प्रश्न टोटल आपको बताऊंगा, यानी कि सरल से कठिन की ओर हम इस वीडियो के माध्यम से जाएंगे। पहले सरल प्रश्न बताए जाएंगे, उसके बाद आपको धीरे धीरे उसका स्तर आपके लिए बढ़ाते जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए जाएंगे, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में जरूर बताना है कि भैया जो आज का वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो सभी को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है, ताकि आपको जो हम वीडियो अपलोड करें जैसे ही आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें, छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना, वो मैंने प्रश्न में नहीं रखी, जो मैं यहाँ बताऊंगा। तो 10-12 पॉइंट या फिर 8-10 पॉइंट मैंने रखे हैं, उनको सुन लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं एनईपी 2020 की, इसके पहले भी शिक्षा नीतियां थी, कितनी थी? 2 थी। सबसे पहले जो शिक्षा नीति थी वो थी 1968 में। पूछा जाएगा, यदि पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो शिक्षा नीति वो कौन सी है, तो वो थी 1968। उसके बाद आपकी आई थी 1986 में। पहले 68 में आई थी, फिर 1986 में आई थी, 1992 में संशोधित किया गया था, ना कि शिक्षा नीति आई थी। तो आपको 2 सन याद रखिएगा, 1968 और 1986, है ना। यदि संशोधित पूछे कि भाई संशोधित कब किया गया था, तो 1992 में इसको संशोधित किया गया था, है ना। 1986 के बाद जो शिक्षा नीति आई आपकी, वो आई थी 2020 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। और इसे भारत सरकार ने कब घोषित किया था, तो 29 जुलाई 2020। कब? 29 जुलाई 2020। साथ में यहां पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है। 1-2 पॉइंट में लिखना भूल गया तो मैं यहीं पर आपको बता दूंगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, है ना। जब भी आपको समय मिले आराम से पढ़ लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो यहां पर अध्यक्ष कौन थे भैया एनईपी 2020 के, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। कौन थे भैया? कस्तूरी रंजन, है ना। ये आपके अध्यक्ष हैं एनईपी 2020 के, और ये पूर्व में आपके इसरो के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ में एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भैया इनके द्वारा जो मसौदा है एनईपी 2020 का, वो कब प्रस्तुत किया गया था, तो याद रखिएगा, सन याद रखिएगा, मई 2019 को मसौदा इनके द्वारा दिया गया था। एनईपी 2020 को सरकार के जो सौंपा जाता है उसको बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ये कब दिया था? मई 2019 को दिया था। याद रखिए किसके द्वारा? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ये कौन थे? एनईपी 2020 के अध्यक्ष थे, है ना। चलिए अब बात करते हैं भैया पहला का जो पैटर्न था, यानी कि एनईपी के पहले का जो पैटर्न था आपका, वो था 10+2। क्या था? 10+2। ये तो सभी को पता है, ये पहले था, लेकिन अब क्या कर दिया है? अब कर दिया गया 5-3-3-4 पैटर्न। ये सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, भैया एनईपी 2020 जो लागू हुई है उसका जो पैटर्न है वो क्या रखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए 5-3-3-4। अब ये क्या है, एक एक करके हम बात करेंगे आगे, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं भैया जो 5 है, ये 5 वर्ष की शिक्षा दी जाती है, उसको क्या कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, इंपोर्टेंट है। इसे फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाउंडेशन स्टेज। हिंदी में इसे कहेंगे बुनियादी शिक्षा। क्या कहेंगे? बुनियादी शिक्षा, है ना। हिंदी में भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। उसके बाद की जो 3 वर्ष है ये हम हो चुका। अब हम बात करते हैं 3 वर्ष की। उसके बाद की जो 3 वर्ष की शिक्षा है उसे क्या कहेंगे? प्रीपरेटरी स्टेज कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रीपरेटरी स्टेज कहेंगे। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? आरंभिक स्तर। क्या कहा जाता है? आरंभिक स्तर कह लीजिए, पर आरंभिक शिक्षा कह लीजिए। इसको क्या कहा जाता है? आरंभिक स्तर कहा जाता है ना। आगे हम देखें तो दूसरा 3 साल, यानी कि पहला 3 साल हो गया, जो दूसरा 3 साल है इसे क्या कहा जाता है? मिडिल स्टेज कहा जाता है, यानी कि मध्य स्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको मध्य स्तर कहा जाता है। और अंतिम जो 4 साल है इसको कहते हैं सीनियर सेकेंडरी स्टेज।
याद रखिएगा, इसे फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं, इसे प्रीपरेटरी स्टेज कहते हैं, तीसरी स्टेज आपकी मिडिल स्टेज है और चौथी स्टेज आपकी सीनियर सेकेंडरी स्टेज है। पहली स्टेज को दो भागों में बांटा है, आगे हम बात करेंगे, एक फोटो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। चलिए ये याद रखिएगा 5334 और 5334 में क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। चलिए यहां पे देख लेते हैं भैया कि एनईपी 2020 में याद रखिएगा भैया कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब है कि 5वीं तक या तो आप मातृभाषा में पढ़ाएंगे या फिर वहां की जो स्थानीय भाषा है या फिर जो क्षेत्रीय भाषा है उसी के माध्यम से आपको पढ़ाना होगा कक्षा 5 तक। ये सीधा सीधा बताया गया भैया एनईपी 2020 में, है ना। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। यानी कि कक्षा 8 तक मातृभाषा के रूप में आपको पढ़ाना होगा। ये सीधा सीधी बात कही भैया एनईपी 2020 में। अब यहाँ पर एक फोटो दिया हुआ है, इसके माध्यम से आप थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ी सी देर लगेगी, उसके बाद हम प्रश्नों पर चलेंगे, है ना। पिछली अकादमिक ढांचा भैया कैसा था आपका, था 10+2। 10 में जो एज थी आपकी वो 6 से 16 वर्ष तक, यानी कि 6 साल, कम से कम 6 वर्ष का होना चाहिए बच्चा, तब जाके स्कूल में वो एडमिशन करवा सकता था, पढ़ सकता था, यानी कि पहली कक्षा में वो जा सकता था 6 वर्ष की उम्र में। ये सभी को पता है भैया। और उसके बाद में 6 से 16 की जो उम्र है ये आपका 10 हो गया, और 2 में यानी कि 11th 12th में आपका 16 से 18 वर्ष की एज रहती थी। अब क्या हुआ भैया, नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहां पर हम फाउंडेशनल स्टेज की बात करें, पहले स्टेज की बात करें तो इसे दो भागों में बांटा है ना। कितना होता है टोटल इसका, 5 वर्ष, जैसे कि हमने शुरू में बताया था 5 + 3 + 3 + 4। तो 5 वर्ष को दो भागों में बांटा है, पहला है आपका 3 वर्ष का और दूसरा है आपका 2 वर्ष का। जो 3 वर्ष है इसे किस में डिवाइड कर दिया भैया, आपका आंगनबाड़ी में, प्री स्कूल में या फिर बाल वाटिका में पढ़ना होगा। कब तक, आपका 3 वर्ष तक, है ना। कब तक, 3 वर्ष तक पढ़ना होगा। उसके बाद आप पहली कक्षा में जा सकते हैं, पहली प्लस दूसरी, है ना। यहां पर लिखा हुआ है क्लास फर्स्ट और सेकंड। एज क्या होगी, यदि एज भी पूछे कि आपका जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें जो दूसरा स्तर बताया है उसमें एज क्या है, तो इसमें भैया 6 से 8 है। एज भी आपको पता होना चाहिए, है ना। इसमें 3 से 6 है, इसमें लिखा नहीं, मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूं। इसमें एज कितनी है, 3 से, यानी कि 3 वर्ष का बालक है उसे आप आंगनबाड़ी में भेज सकते हैं, प्री स्कूल में या फिर बाल वाटिका में दाखिला करवा सकते हैं। वहां पर वो कुछ न कुछ सीखेगा ही, है ना। उसके बाद का जो पढ़ाई होगी वो आपकी पहली दूसरी की होगी और वो जो एज होगी वो 6 से 8 होगी। उसके बाद में आपका जो आएगा दूसरा प्रीपरेटरी स्टेज, जिसे हम आरंभिक स्तर कहते हैं, हमने आपको बताया था ये दूसरी स्टेज है। ये कितने वर्ष तक की होती है, 3 वर्ष तक की होती है। इसमें क्लास कहां से कहां तक होगी, आपके 3 से 5 होगी। उम्र क्या होगी, 8 से 11 होगी, है ना। तीसरी स्टेज है आपकी मिडिल स्टेज, इसमें क्या होगा, 3 साल रहेंगे भैया, कक्षा 6 से 8 तक रहेगा, एज आपकी होगी 11 से 14, है ना। ऐसे ही आपकी जो 4th स्टेज है आपकी सीनियर सेकेंडरी स्टेज जिसे कहा जाता है, ये 4 वर्ष की रहती है। ये 9th से 12th तक का रहता है और एज इसमें 14 से 18 वर्ष तक की होती है। यानी कि 3 से 18 वर्ष तक का ये क्या होता है, आपका पूरा पाठ्यक्रम रहता है। नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा ये याद रखिएगा, 3 से 18 वर्ष। सीधा सीधा पूछे तो आपको पता होना चाहिए, क्लास वाइज पूछे या फिर स्टेज वाइज पूछे, आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, और प्रश्न काफी अच्छे रखे हैं मैंने, है ना। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि भैया निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है। आप भी यहां पर आंसर दे सकते हैं, लगभग 50 प्रश्न हैं ये, है ना। तो आप आपका आकलन कर सकते हैं। तो भैया एनईपी 2020 के द्वारा क्या प्रस्तावित है, अन्वेषण आधारित अधिगम, कथावाचक आधारित शिक्षा शास्त्र, वेदन तथा बार बार अभ्यास, या फिर चर्चा आधारित कक्षाएं। कूट में आपको आंसर देना है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, आंसर दे देता हूं भैया कि इसमें जो आपका एनईपी 2020 है इसमें वेदन तथा बार बार का अभ्यास, जो बार बार अभ्यास करवाते हैं, इसमें ये नहीं है, है ना। इसमें ये प्रस्तावित नहीं है। क्या है, अन्वेषण आधारित अधिगम होना चाहिए एनईपी 2020 के अनुसार, कथावाचक आधारित शिक्षा शास्त्र आप कर सकते हैं, साथ में चर्चा आधारित कक्षाएं कर सकते हैं, एनईपी 2020 ये कहती है। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा इसमें नहीं होगा। तो पहला, दूसरा और चौथा कहां पर है, पहला, दूसरा, चौथा दूसरे वाले विकल्प में है।
और यही आपका आंसर होगा, है ना। यदि कोई समस्या आ रही है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा रिक्त स्थान होनी चाहिए। एनईपी 2020 के अनुसार भैया शिक्षा कैसी होनी चाहिए? वेतन और अभ्यास पर आधारित। हमने पहले वाले विकल्प में आपको बता दिया था, ये हटा दो यहां से ना, पहला वाला विकल्प है ये। तो वेतन और अभ्यास पर आधारित तो हो नहीं सकती, पहले वाले प्रश्न में ही हमने क्लियर कर दिया था आपको, है ना। अब बचे 3 विकल्प। परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख, ये नहीं होगा आपका। पाठ्यक्रम और शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित नहीं है, ये विद्यार्थी केंद्रित है ना। तो आपका जो तीसरा वाला विकल्प है ये भी गलत है। सही क्या है? ये अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी होनी चाहिए। बच्चों के द्वारा खोज करके ही सीखेगा तो वो जल्दी सीखेगा और उसको रुचि भी होगी सीखने में, है ना। तो अन्वेषण प्रेरित साथ में खोज उन्मुखी होनी चाहिए, एनईपी 2020 से प्रस्तावित करती है। सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार रिक्त स्थान का प्रयोग रिक्त स्थान को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। किसका प्रयोग किसके लिए करना चाहिए? सीधा सीधा ये पूछा गया है। तो यहां पर देखिए एनईपी 2020 के अनुसार क्या कंठस्थीकरण, प्रत्यक्ष कंठस्थीकरण हो नहीं सकता है ना, रटन विद्या नहीं होगी। कंठस्थीकरण यहां पर भी आ गया तो ये भी आपका गलत होगा। तीसरा विकल्प देख लेते हैं, अनुभव जनित अधिगम, बिल्कुल हो सकता है भैया, अधिगम जनित अनुगम। समालोचनात्मक चिंतन बिल्कुल हो सकता है। चौथा विकल्प देख लेते हैं, अनुभव जनित अधिगम तो हो सकता है लेकिन प्रत्यय स्मरण नहीं होगा। क्या होगा आपका? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभव जनित अधिगम का प्रयोग समालोचनात्मक चिंतन को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है या फिर प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। चलिए, चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भैया शिक्षा नीति एनईपी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया भैया। यहां पर क्या होगा? एक एक प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं, सॉरी विकल्प को पढ़ लेते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां पर पूछा क्या गया? नेगेटिव, तो ये आपका आंसर क्या होगा? गलत होगा। वैसे ये एनईपी 2020 के माध्यम से सही है लेकिन पूछा नेगेटिव प्रश्न गया है, इसलिए ये क्या होगा? गलत होगा। रट्टा मार कर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। संप्रत्यात्मक समझ पर बल देता है एनईपी 2020, यानी कि ये भी आपका गलत होगा। तीसरा विकल्प, सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारित के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल एनईपी 2020 करता है, सुझाव देता है। तो ये भी आपको गलत होगा क्योंकि नेगेटिव विकल्प को हमें ढूंढना है। चौथा विकल्प समझ ही गए होंगे भैया, चौथा विकल्प ही होगा, बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तेमाल, बिल्कुल नहीं, ना तो इनाम देना है और ना ही दंड देना है। इसका इस्तेमाल आपको एनईपी ना तो एनईपी 2020 देती है और ना ही आपकी जो पुरानी शिक्षा नीति वो देती है। तो फोर्थ वाला विकल्प क्या होगा आपका? बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? हमने स्तर आपको बताया, क्या बताया था भैया? 5 + 3 + 3 + 4 ये स्तर था, ये स्टेज थी। अब इसमें हिंदी में लिखा हुआ है प्राथमिक कक्षा, आपने सभी को पता है कि भैया 1 से 5 होती हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको? 5 के बारे में बताया था, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष, तीनों के बारे में बताया था। और हिंदी में भी आपको बताया था कि भैया प्राथमिक स्तर होगा 1 से 5, मध्य स्तर होगा, बुनियादी स्तर होगा। इनमें से आपको कोट में आंसर देना है ना। देखिए मैंने इसको 2 भागों में बताया था आपको। कितने भागों में बताया था? 2 भागों में, 3 वर्ष और 2 वर्ष। यहां से यहां तक आप चलेंगे तो ये होगा आपका जो आपका बाल वाटिका जा सकता है बच्चा, है ना, आंगनवाड़ी जा सकता है, प्री स्कूल जा सकता है। तो ये रहेगा आपका दूसरी तक, 1 से 2 तक मैंने आपको बताया था, है ना। ये आंगनवाड़ी और ये आपका 3 वर्ष में हो गया, इसके बाद में सिर्फ दूसरी तक हुआ। लेकिन यहाँ पर 5वीं तक पूछा गया है तो ये स्टेज भी आपको लेनी पड़ेगी, दूसरी स्टेज, है ना। तो दूसरी स्टेज मैंने आपको क्या बताई थी? प्रीपरेटरी स्टेज। और हिंदी में आपको क्या बताया था? आरंभिक स्तर बताया था। क्या बताया था इसको? आरंभिक स्तर बताया था। और इसको क्या बताया था आपका? बुनियादी स्तर। क्या बताया था? बुनियादी स्तर। तो यहां पर समझ गए होंगे भैया, ये आपका 1 से 5 तक किसमें होगा? आरंभिक स्तर में होगा और बुनियादी स्तर में होगा। मध्य स्तर में क्या होगा आपका? तो मध्य स्तर में आपके 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है। 6 से 8 तक पूछे तो आपका जो तीसरी वाली स्टेज होगी मध्य स्तर होगा, वो करेक्ट होगा। यदि 9 से 12 पूछे तो आपकी जो सीनियर सेकेंडरी स्टेज है वो होगी। तो यहाँ पर ए और सी कहां पर है? तीसरे वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा।
है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था भैया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, या फिर अन्वेषण निर्धारित और खोज निर्धारित या फिर खोज आधारित होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कूट में आपको आंसर देना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी शिक्षा नीति से संबंधित है, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। तो यदि आपने ये 6 प्रश्न अच्छे से पढ़े होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे, तो यहाँ पर 2 विकल्प तो ऐसे हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कौन से 2 विकल्प? अन्वेषण निर्धारित और साथ में कैसी होनी चाहिए, खोज आधारित होनी चाहिए। तो ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है ना। ये जरूर देखिएगा कि पॉजिटिव पूछा गया है या फिर नेगेटिव पूछा गया है। तो पॉजिटिव प्रश्न है तो ये मैं आपको बता चुका हूं, साथ में समालोचनात्मक चिंतन के बारे में आपको बता चुका हूं कि भैया इसका विकास होना चाहिए, करना चाहिए, तो ये भी आपका करेक्ट होगा। अब रहा तीसरा विकल्प, सॉरी दूसरा विकल्प, समस्या समाधान पर केंद्रित होना बिल्कुल होना चाहिए, कोई सी भी वो आपकी शिक्षा नीति हो, चाहे वो पहली इसके पहले थी या फिर अब है, समस्या समाधान पर तो भैया जो आपकी एनईपी 2020 है वो बिल्कुल होना चाहिए केंद्रित। अब आता है पहला विकल्प, क्या ये सही है या फिर गलत, देख लेते हैं। केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। तो यदि आपको पहले वाली ही विषय वस्तु पर केंद्रित करना था तो नहीं लाना नहीं था, इसका मतलब ये गलत है। या फिर कह सकते हैं, एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, जहां पर केवल आ जाए, है ना, वो आपका नेगेटिव में चला जाएगा। नेगेटिव में यानी कि ये कभी भी सही नहीं हो सकता यदि पॉजिटिव प्रश्न पूछा है। यदि यहां पर ये पूछा जाता भाई एनईपी 2020 के अनुसार कौन सी शिक्षा से संबंधित जो विकल्प है वो नहीं है, इस प्रकार से यदि प्रश्न पूछा जाता तो आपका ये सही होता, है ना। जहां पर केवल आ जाए वो याद रखिएगा, वो नेगेटिव में चला जाएगा, आप उसको नहीं चुनेंगे। यदि पॉजिटिव पूछा गया है और नेगेटिव पूछा है तो आप उसको चुन सकते हैं। तो इसका मतलब आपका होगा कि दूसरा, तीसरा और चौथा ही सही होगा, लेकिन पहला वाला क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगले प्रश्न पर चलेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश के बारे में पूछा गया, भैया क्या सिफारिश करती है, बहुभाषावाद करती है, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण। तो जैसा कि एनईपी 2020 की सिफारिश के बारे में पूछा गया है तो ये बहुभाषावाद करती है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही भाषा पढ़ते रहे और उसी पर ध्यान केंद्रित करते रहे, आप किसी भी भाषा के रूप में पढ़ सकते हैं, कोई सा भी विषय चुन सकते हैं। तो बहुभाषावाद यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए, एनईपी 2020 यहां प्रस्ताव रखती है कि, कौन सा प्रस्ताव रखती है, 4 विकल्प के माध्यम से आपको आंसर चुनना है। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या फिर स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। क्या यह सही है? बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं, आपको समझा चुके हैं कि ये बिल्कुल करेक्ट है। 3 विकल्प और पढ़ लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए, एक तरह की भाषा में नहीं होना चाहिए। या तो वहां की जो स्थानीय भाषा है उसमें पढ़ा सकते हैं, या फिर जो उसकी मातृभाषा है उसमें पढ़ा सकते हैं, है ना, या फिर जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है उसमें पढ़ा सकते हैं, है ना। तो शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम का प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा भाई, बहुभाषावाद पर बिल्कुल ये बढ़ावा देने और इसी पर ही आधारित आपका एनईपी 2020। तो 4th वाला विकल्प गलत हो जाएगा, तीसरा वाला विकल्प गलत हो जाएगा। सही आपका पहला वाला होगा, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या फिर जो स्थानीय भाषा है उसमें पढ़ाया जाना चाहिए। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। नवा प्रश्न देख लेते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। आकलन के लिए पूछा गया, भैया अंतर्निहित सिद्धांत कौन सा होगा। 4 विकल्प हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से रटने की कौशलों का परीक्षण करना, रटन विद्या तो होगी नहीं। केवल यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। तो जहां पर केवल आ जाए वो विकल्प आप गलत कर दीजिएगा, उसको भले पूरा पढ़िएगा मत ना। यदि पॉजिटिव में पूछा गया है प्रश्न, तो यदि यहाँ पर नहीं होता तो आप भले 4 विकल्प नहीं पढ़ते और केवल पर टिक कर देते तो आपका सही होगा ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, एक छोटी सी ट्रिक है जिसको आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए, तीसरा विकल्प क्या है, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। चौथा विकल्प पढ़ लेते, क्या मालूम इससे अच्छा हो विकल्प, है ना। विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। देखिए यहाँ पर केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना नहीं होगा, क्या होगा, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखना और विकास का अनुकूलन करना होगा। तीसरा वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न। भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया। यहाँ पर भारतीय संसद द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक कानून हाल ही में पारित किया गया है। उस कानून के बारे में आपको बताना कौन सा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है,
निःशक्त व्यक्ति, समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्व भागीदारी अधिनियम है, दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। देखिए यहाँ पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानून के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। मुझे ये प्रश्न अच्छा लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर रख लिया 10वां प्रश्न, है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है भैया, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर एनईपी 2020 किस पर बल देती है? बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, या फिर पूरे देश में निर्देश। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, क्या होगा? बहुभाषावाद होगा। इस पर एनईपी 2020 बल देती है ना। चलिए, एनईपी 2020 किस पर बल देती है, ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, लेकिन क्या यहाँ पर विकल्प जो है वो अलग हैं, है ना। इन विकल्पों के माध्यम से आपको आंसर देना है। क्या होगा? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम होगा, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू होगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में मानकीकृत पर होगा, या बच्चों के स्मरण कौशल के मापन पर होगा। तो एनईपी 2020 जो है भैया वो क्या होगा? लचीला होगा। क्या होगा? लचीला बहुस्तरीय गति पर आधारित अधिगम होगा। पहला वाला विकल्प भी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? ये किसकी जानकारी देता है भैया मूल्यांकन का उद्देश्य? पहला विकल्प है आपका, विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जानी चाहिए, मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा गया है ना। तो पहला वाला विकल्प मुझे बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। फिर भी तीन विकल्पों को पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी का उसके सहपाठी की तुलना में प्रदर्शन या फिर मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होगा, विद्यार्थी के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की स्पष्ट पहचान की जा सके, ये नहीं होगा, विद्यार्थी में रटन की क्षमता की जानकारी नहीं होगा, मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा गया है। तो ये होगा आपका एनईपी 2020 के अनुसार विद्यार्थी को कक्षा में या फिर कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? ये क्या प्रस्तावित करेगी? विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, प्रत्ययस्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, आकलन के योगात्मक तरीके, या फिर परीक्षा के लिए सीखना। तो ये करेगी भैया आपका विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए, एनईपी 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? बदलाव किसकी ओर करती है ना। तो यह सीखने की कैसे सीखना जाए, यह सीखना की कैसे सीखना है, रटकर सीखने की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, या फिर मानकीकरण। क्या होगा करेक्ट आंसर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पूछा गया भैया ये क्या बदलाव का प्रस्ताव रखती है? तो ये बदलाव का प्रस्ताव रखती है कि यहां सीखना की कैसे सीखना है ना। इस बदलाव पर यह प्रस्ताव रखती है एनईपी 2020। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? किस उपागम से किस उपागम के लिए पूछा गया है? ये शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है एनईपी 2020। सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, रचनावादी व्यवहारवादी, रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणात्मक समझ, खोजबीन आधारित अधिगम, ड्रिल और अभ्यास, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, सॉरी, ये रटने पर आधारित अधिगम से ये आपका जो अवधारणात्मक समझ है इसके लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की क्या करती है? ये अनुशंसा करती है। रटने की आधारित अधिगम नहीं होना चाहिए, ये अवधारणात्मक समझ के आधार पर होना चाहिए। ये इसकी अनुशंसा करती है आपकी एनईपी 2020। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? लेकिन यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, तो आपको उसी हिसाब से आंसर देना है। उपरोक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, या फिर उपरोक्त तकनीकी सुविधा। यहाँ पर बताया गया भाई कि एनईपी 2020 द्वारा किसको बढ़ावा नहीं दिया गया है? तो ये अनिवार्य विशेष शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया है। किसके संदर्भ में पूछा गया है? दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के लिए पूछा गया है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, और सरल सा प्रश्न, सभी को पता है इसके बारे में भैया, एनईपी 2020 के अनुसार विद्यार्थी शिक्षा का ढांचा कौन सा होगा? ये मैं आपको बता चुका हूं, डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, 5334 है ना। ये आपका ढांचा होगा एनईपी 2020 के अनुसार। अगला प्रश्न,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? यहां पर प्रश्न फिर दोहरा लेते हैं। एनईपी 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, यहां पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तुत करती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर मातृभाषा या फिर घर की भाषा? देखिए यहां पर मैं आपको बता चुका हूं, पहले ही प्राथमिक स्तर की बात करें तो जो मातृभाषा है, घर की भाषा है, स्थानीय भाषा जिसे कह सकते हैं, मातृभाषा यहाँ पर विकल्प में दे रखा मातृभाषा या फिर घर की भाषा, है ना। इसमें आपकी जो प्राथमिक स्तर होती है 1 से 5, इसको आप इस भाषा में पढ़ा सकते हैं। इस भाषा को ही निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है एनईपी 2020। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होगा? रटने की क्षमता का परीक्षण नहीं होगा, है ना, क्योंकि मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा गया है पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता की मापना नहीं होगा। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, बिल्कुल बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में क्या करना? मदद करना, है ना। ये मूल्यांकन का उद्देश्य होगा एनईपी 2020 का। पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मानदंड बताना, ये भी नहीं होगा। आंसर आपका क्या होगा? तीसरा वाला होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, सभी शैक्षिक गतिविधि का केंद्र होना चाहिए, या फिर योग्य के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है सही आंसर? तो यहां पर सही आंसर होगा आपका, देखिए एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन एक निश्चित अवधि में बच्चों की क्या करे? प्रगति का पता लगाने के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है? देखिए यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया भैया, किसकी वकालत नहीं की है एनईपी 2020 में? रचनात्मक समझ पर जोर बिल्कुल दिया गया है, रचनात्मक समझ पर जोर, तो ये विकल्प आपका गलत होगा प्रश्न के अनुसार। दूसरा देख लेते हैं, योगात्मक मूल्यांकन, नहीं भैया योगात्मक मूल्यांकन नहीं, सतत मूल्यांकन पर जोर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा प्रश्न के अनुसार। पाठ्यक्रम में वृद्धि नहीं की गई है, यानी कि ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी नहीं की गई, तो ये भी आपका करेक्ट होगा। यानी कि प्रश्न के अनुसार जो एनईपी 2020 में वकालत नहीं की गई है वो योगात्मक मूल्यांकन की नहीं की गई है, पाठ्यक्रम में वृद्धि नहीं की गई है, और प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी नहीं की गई है। इन तीनों पर वकालत नहीं करती एनईपी 2020, यानी कि फोर्थ वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों की पाठचर्या व शिक्षा शास्त्र के लिए एनईपी 2020 की प्रस्तावनाओं का निरूपण करता है? एनईपी 2020 किसकी प्रस्तावनाओं का निरूपण करता है भैया? स्कूलों की पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र के लिए। यहाँ पर पहला विकल्प है अधिगम समग्र और एकीकृत होना चाहिए, बिल्कुल जो अधिगम है वो समग्र होना चाहिए, एकीकृत होना चाहिए, आनंददायक होना चाहिए, है ना। तो पहला वाला विकल्प क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। दूसरा विकल्प पढ़ लेते हैं, 5334 यहाँ पर जो स्तर दे रखा है तो बिल्कुल ठीक दे रखा है। आगे देख लेते हैं, इसके नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। दूसरा वाला विकल्प भी आपका सही है। 5333 जो आपका स्टेज है वो यहाँ पर गलत दिया हुआ है, वैसे विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका तीसरा वाला गलत होगा क्योंकि यहाँ पर जो आपका स्टेज है वही सही नहीं है। फोर्थ विकल्प देख लेते हैं, फाउंडेशनल स्टेज में औपचारिक पाठ्य पुस्तकों से अधिगम सम्मिलित होना चाहिए, औपचारिक पाठ्य पुस्तकों से नहीं होना चाहिए। आपका जो फोर्थ वाला विकल्प है ये भी गलत होगा। सही क्या होगा? ए और बी। ए और बी कहां पर है? दूसरे वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया भैया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए पूछा गया है, उस भाषा के बारे में पूछा गया है। सही आंसर क्या होगा? केवल क्षेत्रीय भाषा का, केवल हिंदी भाषा का, केवल अंग्रेजी भाषा का, या फिर बच्चों की मातृभाषा का? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जहां पर केवल आ जाए और प्रश्न पॉजिटिव पूछे वो हमेशा गलत होगा, केवल नहीं होगा। क्या होगा? बच्चों की मातृभाषा का। डी वाला विकल्प आपका सही होगा, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। डी वाला विकल्प आपका सही होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सीखने या फिर अधिगम के लिए एक अत्यावश्यक और अनिवार्य पूर्वापेक्षा है?
क्या है भाई? खेल और शारीरिक स्वास्थ्य, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, संख्यात्मकता, गणन कौशल विकसित करना, सभी के लिए शिक्षा। जो एनईपी 2020 ने ध्यान दिया है वो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर दिया है, और यह अत्यावश्यक और अनिवार्य पूर्वापेक्षा है, या फिर इसका सीखने और अधिगम के लिए एक अति आवश्यक कार्य है ना। एनईपी 2020 के अनुसार है बी वाला विकल्प क्या होगा आपका? करेक्ट होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, 3 से 9 वर्ष आयु वाले आयु समूह के लिए एनईपी 2020 ने किस शिक्षण शास्त्रीय उपागम पर अधिक बल और ध्यान केंद्रित किया है? किसमें? 3 से 9 वर्ष की आयु वाले बच्चों की बात यहां पर की जा रही है। करेक्ट आंसर क्या होगा? घटना आधारित शिक्षा शास्त्र 3 से 9 वर्ष में ये नहीं होगा। भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम विषयों में आवाजाही संबंधी उपागम, खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र, या फिर विशिष्ट निर्देशात्मक अभ्यास शिक्षण शास्त्र। तो यहाँ तक देखिए 3 वर्ष से बात की जा रही है, 3 से 9 वर्ष की, तो यहाँ पर खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र की बात की जा रही है। इस पर अधिक बल और ध्यान केंद्रित करना चाहिए एनईपी 2020 के अनुसार। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत पुरजोर तरीके से 3 माह की स्कूली तैयारी के मॉड्यूल की अनुशंसा करती है, जिससे कि बच्चे किस स्तर के पढ़ने के लिए तैयार हो सके? पूर्व विद्यालय, बाल वाटिका, या फिर ग्रेड 1 या फिर ग्रेड 2। तो यहाँ पर स्तर के बारे में पूछा गया है, तो आपका सही आंसर क्या हुआ? ग्रेड 1 यानी कि पहली कक्षा, है ना। पहले कक्षा या फिर ग्रेड 1 स्तर में पढ़ने के लिए तैयार हो सके, इसलिए ये पहले से ही तैयारी करवाते हैं स्कूलों की। तो तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए? आकलन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये यहां पर सीधा सीधा पूछा गया है। रचनात्मक बिल्कुल होना चाहिए, रचनात्मक। नियमित बिल्कुल होना चाहिए। सूचनाओं के मात्र संग्रहशीलता पर केंद्रित, तो सूचनाओं के मात्र संग्रहशीलता पर केंद्रित नहीं होता है। शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप बिल्कुल होता है। तो ए, बी और डी, ए, बी और डी कहां पर है? ए, बी और डी फोर्थ वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। मात्रा आ जाए, केवल आ जाए, तो ये किस में चले जाते हैं? नेगेटिव में चले जाते हैं, कभी भी आपके करेक्ट आंसर नहीं हो सकते। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है ना। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों द्वारा बोली जा रही भाषा और विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम की भाषा में विद्यमान अंतर को क्या किया जाना चाहिए? प्रश्न को हम दोहरा लेते हैं। प्रश्न में कह रहे हैं कि भैया एनईपी 2020 के अनुसार बच्चों द्वारा बोली जा रही भाषा और विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम की भाषा में विद्यमान अंतर को क्या किया जाना चाहिए? अनदेखा करनी चाहिए, बनाए रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, या फिर पाटना पुल बनाना चाहिए? तो उन दोनों में क्या करना चाहिए? पुल बनाना चाहिए या फिर पाटना चाहिए। यहाँ पर जो डी वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा फर्स्ट से पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधान एवं शिक्षा, जिसे ECCE शॉर्टकट में कहा जाता है, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? सीधा सीधा पूछा गया है, विद्यार्थियों में परिकलन कौशलों का विकास करना होना चाहिए, शिक्षार्थियों में मूल गणन कौशलों का विकास करना, बच्चों को संख्याओं के नाम लिखना सिखाना, या फिर बच्चों को गिनती एवं गुणन पहाड़े याद कराना। तो यहाँ पर कक्षा फर्स्ट से पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधान एवं शिक्षा यानी कि ECC का उद्देश्य पूछा गया है एनईपी 2020 के अनुसार। तो शिक्षार्थियों में मूल गणन कौशलों का विकास करना होना चाहिए। बी वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, एनईपी 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? किस पे बढ़ावा देती, किसको बढ़ावा देती? सीधा सीधा पूछा गया है। वेधन पुनरावृत्ति को बार बार नहीं देगी, रटन विद्या को नहीं देगी, अन्वेषण आधारित अधिगम बिल्कुल देगी, और चर्चा आधारित उपागम। ये मैं पहले प्रश्न में आपको बता चुका हूं, पहले या दूसरे में, है ना। ये अन्वेषण आधारित अधिगम पर जोर देती है या फिर बढ़ावा देती है, और चर्चा आधारित उपागम पर देती, रटने पर नहीं देती, वेधन पर नहीं देती। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा कहां पर है? तीसरे वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुशंसा करती है कि गणित एवं परिकलन चिंतन पर विद्यालयों में अधिक बल दिया जाएगा।
किससे प्रारंभ करेगा, इस पर जो बल दिया जाएगा ये किससे प्रारंभ करेगा भाई, बुनियादी स्तर से, प्राथमिक स्तर से, मिडिल स्तर से या फिर माध्यमिक स्तर से, किससे करेगा। तो ये शुरू हो जाएगा भैया आपका बुनियादी स्तर से, यानी कि शुरुआत से ही हो जाएगा आपका गणित एवं परिकलन चिंतन पर विद्यालय, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, एनईपी 2020 के मूल सिद्धांतों के अनुसार सभी विद्यार्थियों द्वारा तक बुनियादी साक्षरता, यहां पर रिक्त स्थान लिखा हुआ है, विद्यार्थी द्वारा रिक्त स्थान तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता की उपलब्धि को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यानी कि कहने का मतलब कि कब तक जो बच्चा है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता जो गणित है उसमें उपलब्धि हासिल कर लेगा, उसको सिखाना ही है। वो कौन सी कक्षा तक, तो कक्षा 3 तक, याद रखेगा कक्षा 3 तक ये होना ही चाहिए। ये एनईपी 2020 का मूल सिद्धांत है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, भाषा शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया भैया, क्या है नेगेटिव प्रश्न, सॉरी नेगेटिव विकल्प, शिक्षा के माध्यम के स्तर पर विदेशी भाषा का अध्ययन, मिडिल और माध्यमिक चरणों में शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन, घर की भाषा या फिर मातृभाषा निर्देश माध्यम की भाषा के रूप में, या फिर विद्यालय शिक्षा के आरंभिक चरणों में ही अंग्रेजी भाषा का माध्यम के रूप में। यदि आप 4 विकल्प पढ़ेंगे आसानी से आंसर का चयन कर पाएंगे। यहाँ पर दे रखा कि आरंभिक चरणों में अंग्रेजी भाषा माध्यम के रूप में नहीं, कि उस भाषा में चाहे तो घर की भाषा हो, मातृभाषा हो, स्थानीय भाषा हो, लेकिन अंग्रेजी भाषा नहीं होगी। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका गलत होगा, गलत ही विकल्प का चयन करना था। राइट आंसर क्या होगा आपका 4th वाला, है ना। चलिए अगला प्रश्न, सॉरी, एनईपी 2020 विशेष बल देती है, किस पर विशेष बल देती है आपका एनईपी 2020, विश्व स्तर आधारभूत संरचनाओं के विकास पर, रोजगार देने के प्रबंध पर, मुफ्त शिक्षा देने के प्रबंध पर, प्रत्येक बच्चे की सृजनात्मक क्षमता के विकास पर। यदि आप 4 विकल्प पर आराम से इत्मीनान से पढ़ेंगे तो आंसर आपके सामने होगा। देखिए ना तो रोजगार पर, ना मुफ्त पर, ना ही विश्व स्तरीय आधारभूत पर। कहां पर, प्रत्येक बच्चे की सृजनात्मक क्षमता के विकास पर यह बल देती है। एनईपी 2020 इंपोर्टेंट है भैया, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, एनईपी 2020 द्वारा बुनियादी चरण की अवधि क्या है। यहाँ पर देखिए सीधा सीधा बुनियादी चरण की अवधि पूछी गई, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष। पहला चरण कितना है, 5 वर्ष का, दूसरा 3 वर्ष का, तीसरा 3 वर्ष का और चौथा 4 वर्ष का। अब यहाँ पर बुनियादी चरण के बारे में पूछा गया है, तो सभी को पता है भैया ये 5 वर्ष का पहला चरण आपका बुनियादी चरण होगा, दूसरा आपका आरंभिक चरण, तीसरा आपका मध्य चरण और चौथा सीनियर सेकेंडरी स्टेज, है ना। ये आपको मैं आपको बता चुका हूं। तो 4th वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एनईपी 2020 के अनुसार सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता एवं सांख्यिकी स्तर तक पहुंचाना एक आवश्यक राष्ट्रीय मिशन बन गया है। इसको आपको करना ही है, और कहां, कब तक, कक्षा 3 तक ये हो जाना चाहिए, है ना। आगे क्या पूछा गया है, एनईपी 2020 के अनुसार बुनियादी सांख्यिकी का अर्थ यहां पर आपको बताना है क्या है इसका, सॉरी क्या होगा आंसर। पहला विकल्प है विभिन्न प्रकार की संख्याओं को समझने की योग्यता, भारतीय संख्याओं पर मौलिक गणितीय सक्रियाओं को करने की योग्यता, शिक्षार्थियों के केवल गिनने के कौशल के विकास की योग्यता, या फिर संख्याओं के ऐतिहासिक विकास की जानना। तो यहाँ पर सीधा सीधा बुनियादी सांख्यिकी का अर्थ पूछा गया है, तो वह आपका भारतीय संख्याओं पर मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने की योग्यता को बुनियादी सांख्यिकी कहते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। परीक्षा केंद्रित नहीं होगा, अध्यापक केंद्रित नहीं होगा, बहिष्कार केंद्रित नहीं होगा, क्या होगा, अधिगमकर्ता केंद्रित होगा, या फिर आपका विद्यार्थी केंद्रित होगा। तीसरा वाला विकल्प क्या होगा आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के
भारत सरकार ने मानक परियोजना मिशन आरंभ किया है, उसका नाम बताना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रश्न में ही बहुत सारे उत्तर छुपे हुए हैं। यहाँ पर यदि पूछ ले कि भाई बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने का जो सर्वोच्च प्राथमिक प्रदान करना, ये कब तक का रखा गया विजन, तो 2025 तक का रखा गया है। अब उसमें एक मिशन प्रारंभ किया गया है, उस मिशन का नाम बताना है। निष्ठा है, एफएलएन है, दीक्षा है या फिर निपुण भारत है, तो याद रखिएगा उसका निपुण भारत है ना। उसका नाम क्या है उस मिशन का? निपुण भारत नाम है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एनईपी 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक बच्चों की शिक्षा के लिए रिक्त स्थान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मातृभाषा, विदेशी भाषा, अंग्रेजी भाषा या फिर केवल सांकेतिक भाषा। प्राथमिक स्तर तक पूछा गया है तो मातृभाषा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एनईपी 2020 ने किस पर जोर दिया है? बहुभाषिकता, बहुविषयकता शिक्षा, कठोर पाठ्यक्रम, योगात्मक आकलन, परीक्षा केंद्रित शिक्षा। शास्त्र कठोर नहीं होगा, परीक्षा केंद्रित नहीं होगा, योगात्मक आकलन नहीं होगा, बहुविषयकता शिक्षा या फिर बहुभाषावाद शिक्षा पर जोर दिया है ना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है और कूट में पूछा गया है। हम जो विकल्प हैं वो बाद में देखेंगे, सबसे पहले जो 4 विकल्प उनको देख लेते हैं। कूट में जो विकल्प दे रखा है एबीसीडी, उसको बाद में देखेंगे। पहले पढ़ लेते हैं भाई प्रश्न क्या दे रखा है। एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक सिद्धांत का निरूपण करता है जो कि शिक्षा प्रणाली व्यवस्था का मार्गदर्शन करेगा? पहला विकल्प है शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक विद्यार्थी के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल है। बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर बल देता, बिल्कुल बल दे रहा है। केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग, नहीं भैया, केवल आपका यहाँ पर नहीं होगा, केवल दिव्यांग के लिए नहीं है, सभी के लिए है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका गलत होगा। पूछा गया है पॉजिटिव प्रश्न, तीसरा आपका गलत हो गया। सही कौन सा होगा आपका? ए और बी। डी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सृजनात्मकता और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित देना, बिल्कुल सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को तो आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा भैया, करेक्ट होगा ए, बी और डी। क्या ए और बी डी है? कहां पर है? ए, बी और डी दूसरे वाले विकल्प में है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है? बुनियादी स्तर, प्राथमिक स्तर, प्रारंभिक, प्री पैरेटरी स्तर या फिर मिडिल स्तर। क्या होगा आपका सही आंसर? पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है, तो वो है आपका प्राथमिक स्तर। कौन सा है? प्राथमिक स्तर नहीं है। बुनियादी स्तर आपका पहला, प्रारंभिक स्तर आपका दूसरा, तीसरा स्तर मिडिल स्तर, चौथा स्तर आपका क्या होगा? सेकेंडरी स्टेज, है ना। तो ये होगा, प्राथमिक स्तर नहीं होगा। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सुझाती है कि शिक्षा पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए, सीमित नहीं होना चाहिए। पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा? गलत हो गया। तथ्यों के कंठस्थीकरण नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। डी वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस की यहाँ पर बात की जा रही है। सीधा सीधा ईवीएस किस में है? किस कक्षा में है? क्या पहली, दूसरी में है, तीसरी, चौथी? जो विकल्प है इसके अनुसार आपको आंसर देना। सभी को पता है, सरल सा प्रश्न भैया, 3, 4 और 5 है ना। इन कक्षाओं में, तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में, पांचवी कक्षा में, इन तीनों कक्षा में पर्यावरण होता है, ईवीएस होता है। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न 46, एनईपी 2020 नीति के अनुसार एनसीएफएससी का मतलब क्या है? यानी कि पूरा नाम पूछा गया है सीधा सीधा। तो यहाँ पर पूरा नाम मैं आपको बता देता हूं। इसका पूरा नाम है एनसीएफसी। एन का मतलब नेशनल, सी का मतलब करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। एनसीएफएससी का राइट आंसर आपका पहला वाला होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। इसका पूरा नाम है, याद रख लीजिएगा, आगे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है। क्यों कर रही भैया? सब क्यों कर रही है? परीक्षा में विद्यार्थी को प्राप्तांकों को सुधारा जा सके? नहीं। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले
शिक्षार्थियों का प्रदर्शन सुधारा जा सके, पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षार्थियों के भार को कम किया जा सके, या फिर विद्यार्थी रटकर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े, तो कम करने पर विचार कर रही, क्योंकि जो विद्यार्थी होता है वो रटकर याद करता है, इस पर विचार करेगी। इससे क्या होगा, विद्यार्थी रटकर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े। इसलिए जो एनईपी 2020 है प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। एनईपी 2020 अधिगम में के कौन से तरीके पर बल देती है? यहाँ पर जो तरीका है वो किस पर बल देगा? एनईपी 2020 के बारे में आपको बताना है। अनुभवात्मक अधिगम बिल्कुल देगी, डिजिटल अधिगम बिल्कुल, वैज्ञानिक अधिगम बिल्कुल, करके सीखना बिल्कुल, यानी कि फोर्थ वाला विकल्प आपका सही हुआ। 1 2 3 4 चारों ही विकल्प आपका क्या होंगे? सही होंगे। अब यहाँ पर तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि टोटल आपको 50 प्रश्न मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको टोटल कितने प्रश्न मिल रहे हैं? 48 प्रश्न मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं उसका भी कारण मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए टोटल जो शुरू में हमने बताया कुछ पॉइंट आपको बता दिए, है ना। अब यहाँ पर जो प्रश्न आगे बताऊंगा 50 से ज्यादा ही होंगे, है ना। जो मैं आपको आगे बताऊंगा वन लाइनर होंगे, है ना। जो प्रश्न 48 प्रश्नों में नहीं थे वो मैं यहाँ पर बताऊंगा। कुछ आपका रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जो छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए एनईपी 2020 के बारे में, तो ये वन लाइनर रखे, ज्यादा आपका समय खराब ना हो, इस वजह से इनको वन लाइनर रखा है। जैसे कि यहाँ पर आप सभी को पता है, मैं आपको बता चुका हूं कि भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है, तो 2020 को हम ऐड करें तो 3 बार आ चुकी है। कितनी बार? 3 बार। मैंने वहां पर यह नहीं बताया था कि भाई उस समय प्रधानमंत्री कौन था, यहां पर मैं आपको जानकारी दे देता हूं। पहली जो शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी। जब प्रधानमंत्री कौन था? तो इंदिरा गांधी थी, उस समय पे आई थी पहली। दूसरी आई थी 1986 में, जब प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। 2020 वर्तमान में जो आपकी शिक्षा नीति आई है वो जब आई थी, जब कौन थे प्रधानमंत्री? वर्तमान में जो भी है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आपकी 2020 की जो शिक्षा नीति वो आई थी, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करें भाई कितने साल बाद आई थी, तो आप 1986 से 2020 जोड़ लीजिएगा, 34 वर्ष के बाद आई थी आपकी एनईपी 2020। लेकिन भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की जो घोषणा है वो 34 वर्षों के बाद की गई, है ना। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन, या फिर सीधे सीधे एनईपी 2020 के अध्यक्ष के बारे में पूछे तो भी डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन होंगे, याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए कि भैया भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी, तो याद रखिएगा ये 29 जुलाई 2020 को मिली थी, जो कि मैं आपको बता चुका हूं शुरू में ही, है ना। चलिए, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया, यानी कि इससे पहले कौन सी शिक्षा नीति थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी इसके पहले, है ना। चलिए, अगला प्रश्न यदि आपसे पूछे कि भैया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है, तो ये रखा गया है 3 से 18 साल, जो कि मैं आपको बता चुका हूं 3 से 18 साल के आयु के बच्चों को रखा गया है 2020 के अनुसार, एनईपी 2020 के अनुसार, है ना। नई शिक्षा नीति या फिर आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलते हैं इसको ना, या फिर नहीं बोल लीजिए, यदि प्रश्न आएगा आपका राष्ट्रीय से, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है, तो अंग्रेजी भाषा को खत्म कर दिया गया। पहले अंग्रेजी भाषा ऐड थी, लेकिन इसको 5वीं तक खत्म कर दिया गया। वहां की जो स्थानीय भाषा है, मातृभाषा है, उसमें अब पढ़ाना होगा, है ना। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी, तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया वहां की जो मातृभाषा है, स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में होगी, है ना। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, 6% खर्च किया जाएगा आपका जीडीपी का, है ना। अगला और अंतिम प्रश्न, स्कूल पाठ्यक्रम के 10 जो आपका 10+2 है, पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा, तो 5-3-3-4, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। देखिए कुछ मैंने पॉइंट बताए, 48 प्रश्न बताए, 10 प्रश्न ये बता दिए, तो ये आपके 58 प्रश्न तो ये हो गए, पॉइंट वगैरह सब जोड़ के आपके 60-70 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको दे चुका हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगले वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जल्दी ही हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।